नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जो है इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखनऊ से खबर सामने आ रही, जहां यूपी सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को बड़ी सौगात दी है। और ये जानकारी आपको लखनऊ से बताते चले, गृह विभाग का सरकारी नौकरियों में 20% आरक्षण का आदेश जारी। और यह आरक्षण पुलिस और अन्य सेवाओं में लागू किया जाएगा। आदेश से हजारों पूर्व अग्निवीरों को नौकरी में लाभ मिल सकेगा। देश सेवा करने वालों को पूरा सम्मान मिलेगा, मुख्यमंत्री ने कहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए एक बड़ी घोषणा करते हुए सरकारी नौकरियों में 20% आरक्षण देने का आदेश जारी किया है। गृह विभाग की ओर से जारी इस आदेश के तहत यह आरक्षण पुलिस बल और अन्य सुरक्षा सेवाओं में लागू किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से सेना में सेवाएं दे चुके हजारों पूर्व अग्निवीरों को रोजगार का सीधा लाभ मिल सकेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस निर्णय को देश सेवा करने वालों के प्रति सम्मान की भावना बताया। और उन्होंने कहा कि जो युवा देश की सुरक्षा में योगदान दे चुके हैं, उन्हें राज्य सरकार की ओर से पूर्ण सम्मान सम्मान के साथ अवसर भी दिया जाएगा। सरकार का यह कदम पूर्व सैनिकों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और मजबूत पहल माना जा रहा है। और इसके लिए संबंधित विभागों को आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। तो बिजनौर से खबर सामने आ रही है। बिजनौर में ईद उल अजहा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट। डीएमएसपी ने ईदगाह पहुंचकर निरीक्षण किया। पुलिसकर्मियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। और ये जानकारी आपको बताते चले, जहां और मुजफ्फरनगर से खबर सामने आ रही है, जहां बकरीद की नमाज को लेकर अलर्ट। सुरक्षा व्यवस्था के बीच पढ़ी जाएगी नमाज। ड्रोन सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। तो ये जानकारी सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बकरीद के मौके पर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी सतर्कता बरती है। शहर के ईदगाहों में सुबह से ही नमाज अदा करने के लिए बड़ी संख्या में नमाजी जुटे। जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। और ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के जरिए जो गतिविधियां हैं, उन पर लगातार नजर रखी जा रही है। हर गतिविधि पर निगरानी की जा रही है। और हालात की निगरानी के लिए खुद डीएम उमेश मिश्रा और एसपी सत्यनारायण मौके पर भी मौजूद रहे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लगातार लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। संवेदनशील जो जगह है, ऐसे इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है, ताकि जो किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। प्रशासन का इसको लेकर कहना है कि इस त्योहार के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम प्रशासनिक तौर पर उठाए जा रहे हैं। वहीं लोग शांतिपूर्वक जो है माहौल में नमाज अदा कर रहे हैं और त्योहारी उल्लास पूरे जोश से भरा हुआ नजर आ रहा है। बढ़ते आगे, बिजनौर से खबर आपको बताते चले, जहां बिजनौर में सकुशल अदा हुई ईद की नमाज और डीएमएसपी ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही, ईदगाहों का निरीक्षण भी किया जा रहा है। सभी स्थानों पर देखें तो शांतिपूर्ण जो नमाज है वो संपन्न कराई गई है। तो उत्तर प्रदेश के बिजनौर में जो है ईद उल अजहा की नमाज शांतिपूर्ण और सकुशल तरीके से अदा की गई। जिलाधिकारी जसजीत कौर और एसपी अभिषेक ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खुद मोर्चा संभाला और सभी प्रमुख ईदगाहों का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। थाना कोतवाली शहर समेत जिले के सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस की मौजूदगी में नमाज अदा की गई। और ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों की मदद से निगरानी भी रखी गई, ताकि किसी तरह की अव्यवस्था जो है वो ना होने पाए। ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों की उपस्थिति और कार्यप्रणाली की जांच भी इस दौरान की गई और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। प्रशासन की चुस्त निगरानी और लोगों के सहयोग से ईद के त्योहार को पूरे जिले में शांति और सौहार्द के साथ मनाया गया।
बढ़ते हैं आगे। बांदा से जानकारी सामने आ रही है, जहां राजस्व निरीक्षक को 8,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। जमीन पैमाइश के लिए रिश्वत मांगी थी और शिकायत पर एंटी करप्शन टीम ने कार्रवाई की है। तिंदवारी थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो ये जानकारी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से सामने आ रही है, जहां एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्व निरीक्षक को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। यानी कि एक बड़ी कार्रवाई और राजस्व निरीक्षक के ऊपर गाज गिरी है। बबेरू तहसील में तैनात इस राजस्व निरीक्षक लाला भैया वर्मा ने जमीन की पैमाइश के काम के लिए रिश्वत की मांग की थी और शिकायतकर्ता की शिकायत मिलने के बाद एंटी करप्शन टीम ने टैप ऑपरेशन चलाकर आरोपी अधिकारी को पकड़ा है। गिरफ्तारी के बाद राजस्व निरीक्षक को तिंदवारी थाना ले जाकर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है और इस कार्रवाई से भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रशासन के दृढ़ संकल्प का साफ तौर पर पता चलता है। वहीं इसको लेकर प्रशासन ने कहा है कि भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, जिससे आम जनता को न्याय मिल सके और सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता जो है वो बनी रहे। तो तिंदवारी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है और निरीक्षक के खिलाफ मामला चल रहा है। 8,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है राजस्व निरीक्षक को और प्रशासन ने ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। और वहीं अब बात करेंगे अगली खबर की। महोबा से खबर सामने आ रही, जहां भू माफियाओं ने अवैध प्लॉटिंग की और कृषि भूमि बना भू रूपांतरण और रूपांतरण जो बदलती जा रही है बिना अनुमति के। और ऐसे में देखिए तो भाजपा जिलाध्यक्ष उपाध्यक्ष ने जो है डीएम से शिकायत की है और किसानों की जमीन पर राजस्व चोरी का आरोप भी लगा है। महोबा जिले में भूमाफियाओं के द्वारा सरकारी जमीन, तालाब और किसानों की कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनियां बनाने का गंभीर मामला ये सामने आया है और इसको लेकर भाजपा जिला उपाध्यक्ष धीरज अनुरागी ने कहा है कि भूमाफियाओं ने बिना भू रूपांतरण के कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि में बदल दिया और धारा सी पास बगैर लाखों रुपए के स्टाम्प और राजस्व की चोरी की है। पनवाड़ी कस्बे में भोले भाले किसानों को फंसाया जाता है और उन्हें फंसाकर उनकी जो कृषि की भूमि है कम दामों में बेनामा कर जो है कई करोड़ के रुपए की आर्थिक हानि कराई जा रही है। भूमाफिया भूमि को कम दाम पर खरीद कर अवैध प्लॉटिंग भी कर रहे हैं और रजिस्ट्री में भी धोखाधड़ी करते नजर आ रहे हैं। वहीं धीरज अनुरागी ने यह भी कहा कि प्रशासन से मांग की गई है कि राजस्व टीम तत्काल सभी प्लॉटिंग साइटों का निरीक्षण कर अवैध गतिविधियों को बंद करे और किसानों को न्याय दिए जाए। तो लगातार भू माफियाओं का जो आतंक है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जगह जगह अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। जो किसान हैं उनकी जमीनें जो है कम दर देकर जो है खरीद लिए जा रहे हैं, करोड़ों रुपए उससे कमाए जा रहे हैं, लेकिन जो किसानों का हक है वो कहीं ना कहीं उनसे छीन लिया जा रहा है। उन्हें आर्थिक हानि पहुंचाने की कोशिश इस धोखाधड़ी के जरिए। मामला ये है कि पनवाड़ी में अवैध तरीके से बहुत प्लाटिंग हो रही है। भूमाफिया बहुत तरीके से सक्रिय है। चारों तरफ अवैध प्लाटिंग के सरकारी जमीनों पे कब्जा, तालाबों पे जब कब्जा, इस प्रकार का उन्होंने भूमाफियाओं की जो गिरोह है उन्होंने इतना वहां पे सक्रिय हो गए हैं कि ना तो वो सरकारी जमीनें बचा रहे हैं, न तालाब बचा रहे हैं, अवैध प्लाटिंग कर रहे हैं। कृषि भूमि की जमीनें किसानों से खरीद कर उसमें जो है अवैध तरीके से प्लाटिंग करा रहे हैं, जिसमें सरकार को राजस्व का लाखों करोड़ों का नुकसान होता है। स्टाम्प ड्यूटी की चोरी, कृषि को धारा 80 कराए बगैर जिस प्रकार से यहाँ भूमाफिया सक्रिय हो गए हैं, तो शासन प्रशासन को इसको देखना चाहिए। ना तो अधिकारी इस चीज पर किसी प्रकार का गौर कर रहे हैं, तो इनको अधिकारियों को देखना चाहिए ऐसे भूमाफियाओं को चिन्हित करके। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गुलाब सिंह कुशवाहा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए गुलाब, जिस तरीके से भू माफियाओं पर लगाम लगाने की बातें कही जाती है, लेकिन मसले जो है हल नहीं हो रहे हैं। अभी भी वही जो एक कारनामा है वो अपने अंजाम देते हुए नजर आ रहा है। किसानों की बड़ी संख्या में जो जमीनें हैं उस पर जो है कम दाम में ले लिए जाते हैं। किसानों को उनका जो हक है वो नहीं दिया जाता है। क्या जानकारी है, मामला क्या है? पूरा मामला ये है, महोबा जिला में ग्राम पंचायत पनवाड़ी पड़ती है, जहाँ पे भू माफियाओं द्वारा किसानों की
प्लाटिंग के नाम पे जमीन खरीदी जाती है, लेकिन उस प्लाटिंग की जमीन को रजिस्ट्री नहीं की जाती है, सिर्फ खाली बैनामा किया जाता है, जिसमें राजस्व की भी बहुत बड़ी क्षति होती है। और जो ग्राहक आते हैं लेने के लिए तो उनको भी बैनामा पे ही दी जाती है जमीन, जबकि यह जमीन धारा 80 रूपांतरण नहीं होता है और बगैर उसके किसानों की जमीन ये लोग बैनामा करवा लेते हैं। और यह मामला पनवाड़ी का नहीं है, महुआ में भी इसी तरह से गिरोह बनाकर जमीनों पे कार्य किया जा रहा है प्लाटिंग के नाम पर। इसमें राज्य सरकार की जो क्षति है, बहुत ज्यादा क्षति हो रही, और जो इसमें इन्वॉल्व हैं काफी लोग हैं, तो उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो भाजपा जिला उपाध्यक्ष धीरज अनुरागी जी ने डीएम से लिखित में कई बार शिकायतें भी की हैं, और किसान यूनियन द्वारा धरना प्रदर्शन भी दिया गया पूर्व में, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए, ये बड़ा सवाल हो जाता है। एक तरफ सरकार दावेदारी करती है कि जो भ्रष्टाचार है उस पर लगाम लगाया जा रहा है, लेकिन अब बीजेपी के लोग ही जो अधिकारी हैं उनसे गुहार लगा रहे हैं कि कार्रवाई करिए। कमी किसकी रह जा रही है? कमी यहाँ पर जो बीच की टीम है राजस्व विभाग कभी मौके पे नहीं निरीक्षण करती है, और जो राजस्व विभाग अगर मौके पे जाके निरीक्षण करे तो इसका राजस्व भी आएगा और जो लोग भूमाफिया हैं उन पर कार्रवाई भी होगी। लेकिन अभी तक राजस्व की टीम किसी भी गांव में नहीं गई है, चाहे पनवाड़ी का मामला हो चाहे महोबा का, कहीं भी निरीक्षण मौके पर नहीं किया गया है। और ये कितनी जमीनें होंगी तकरीबन जिसको इस तरीके से जो है किसानों से ले ली गई है और इन्हें बेचने की कोशिश की जाती है? अभी तक जो सामने मामला आया है तो करीब 100 एकड़ का मामला आया है, और भी जमीन है जो अभी मौके नहीं आए हैं। जिनको जानकारी है उन लोगों ने शिकायत की है, जिनकी अभी जानकारी नहीं है तो वो लोग शिकायत नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, अब जिला उपाध्यक्ष ने जो है इसको लेकर सवाल उठाया है, लेकिन क्या अब इसको लेकर प्रशासन की तरफ से किसी तरह की प्रतिक्रिया मिली है? क्योंकि ये बहुत बड़ा कह सकते हैं कि एक गुट है जो इसको अंजाम दे रहा है, और ये जो किसान है वो अपनी मांग के लिए भटकते नजर आ रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं की जाती है। सवाल ये कि कब तक इस तरह से चलता रहेगा? अब जो समाज सेवी हैं उनको नए डीएम से उम्मीद जागी है कि नई डीएम जो आई हैं गजल भारद्वाज, तो इनसे कुछ कार्रवाई हो सके, लेकिन उनको एप्लीकेशन शिकायती पत्र दिया गया है, लेकिन अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं। देखते हैं कब तक कार्रवाई होती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो महोबा में ये भूमाफियाओं का जो आतंक है वो लगातार मचा हुआ है। अवैध प्लॉटिंग कर किसानों की जो जमीनें हैं उसको हड़प ली जाती है, कम दर में जो है किसानों की जमीनें खरीद कर उन्हें दर कम देते हैं, पैसे कम देते हैं, और किसान लगातार काफी समय से अपनी मांगों को लेकर अधिकारियों के चक्कर काट रहे, बावजूद इसके न्याय नहीं मिल रहा है। बढ़ते आगे, हापुड़ से खबर सामने आ रही, जहां हापुड़ में ईद उल अजहा की नमाज पढ़ी गई। पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। ईदगाह और मस्जिदों पर भारी पुलिस बल और ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी भी की जा रही है। तो हापुड़ में ईद उल अजहा की नमाज को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। पुलिस प्रशासन ने ईदगाहों और मस्जिदों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया है, जिससे कि त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा सके। इसी के साथ संवेदनशील इलाकों में ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों की मदद से लगातार निगरानी भी की जा रही है। प्रशासन ने चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर रखा है, ताकि किसी भी जो अप्रिय घटना है इससे बचा जा सके। नमाजी बड़े आराम और सुरक्षा के बीच नमाज अदा कर रहे हैं, और हापुड़ पुलिस ने लोगों से अपील भी की है कि वे नियमों का जो है वो पालन करें और शांति। पूरे देश में आज ईद का त्योहार मनाया जा रहा है, और हापुड़ में भी यह पर्व पूरी श्रद्धा और अनुशासन के साथ संपन्न कराया जा रहा है।
और दुनिया में रुपए से बड़ा रिश्ता कुछ भी नहीं है और इस रेस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काफी आगे निकल चुके हैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति का प्रमुख आधार रुपया यानी कि आर्थिक लाभ बनता जा रहा है। ट्रंप प्रशासन पारंपरिक अमेरिकी मूल्यों और पुराने कूटनीतिक रिश्तों को पीछे छोड़ते हुए पूरी दुनिया में आर्थिक हितों को प्राथमिकता दे रहा है, चाहे सऊदी अरब का दौरा कर हथियारों के सौदे करना हो या आतंकवाद पर नरम रुख अपनाना। ट्रंप की रणनीति में डॉलर सबसे आगे है। ओबामा प्रशासन ने जिस ईरान पर परमाणु कार्यक्रम को लेकर कड़े प्रतिबंध लगाए थे, उस ईरान से ट्रंप ने आर्थिक फायदे के लिए बातचीत शुरू कर दी, जिससे इजरायल ने तीखा विरोध भी जताया। और यही नहीं, टैरिफ वॉर के लिए जो है ट्रंप ने इसके जरिए चीन समेत कई देशों के साथ व्यापारिक युद्ध भी छेड़ दिया। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामफोसा, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू जैसे नेताओं के साथ भी ट्रंप के रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। और इन विवादों के पीछे ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति है, जिसमें केवल अमेरिकी लाभ ही देखा जा रहा है। तो क्या ट्रंप का यह कदम अमेरिका को फायदा देगा या वैश्विक कूटनीति को नुकसान पहुंचाएगा? देखिए खास रिपोर्ट। दरअसल अमेरिका और इजरायल के दोस्ती के बीच विवाद ने स्थान ले लिया, क्योंकि जो ट्रंप चुनाव के समय कहते जा रहे थे कि अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो दुनिया में युद्ध रुकवा देंगे, जो संभव नहीं हो पाया, वहीं इजरायल से किए अपने वादों से भी पीछे हटते दिख रहे हैं। क्योंकि ट्रंप का कहना था कि चुनाव जीतने के बाद पूरी तरह से बर्बाद गाजा को नए तरीके से बसाएंगे, जिसका समर्थन नेतन्याहू ने भी किया था। लेकिन अब ट्रंप ईरान के साथ समझौता टेबल पर बैठना चाहते हैं, क्योंकि ईरान ने समझ लिया कि अगर अमेरिका के सैंक्शन से बचना है तो ट्रंप को व्यापार का लालच देकर अपनी तरफ खींच लो। और ईरान ने ऐसा ही किया कि हम हर चीज में समझौता के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या इजरायल तैयार है? क्योंकि ईरान इजरायल को मान्यता देता ही नहीं है। उसका मानना है कि इजरायल जैसे देश को होना ही नहीं चाहिए। इसके साथ ही ईरान की चाहत है कि वह परमाणु संपन्न राष्ट्र हो, लेकिन इजरायल का कहना है कि मिडिल ईस्ट में किसी भी देश के पास परमाणु हथियार नहीं है, और अगर ईरान के पास ऐसे हथियार आ जाते हैं तो वह फिर किसी की नहीं सुनेगा, चाहे वो अमेरिका हो या फिर कोई और देश। लेकिन ईरान की मंशा है कि वह मध्य पूर्व में परमाणु संपन्न राष्ट्र बने। इजरायल इस बात को कतई स्वीकार नहीं करता। उसका मानना है कि मध्य पूर्व में कोई भी देश परमाणु हथियार रखने का अधिकार नहीं रखता है, और अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ जाते हैं तो वह क्षेत्र में किसी की नहीं सुनेगा, न अमेरिका की और न ही किसी अन्य देश की। हालांकि ईरान यह दावा करता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल नागरिक उपयोग के लिए है, जैसे बिजली उत्पादन, न कि हथियार बनाने के लिए। लेकिन इस दावे पर विश्व समुदाय में भरोसा कम है। इजरायल के लिए ईरान का यह रवैया एक सीधी चुनौती है। वहीं नेतन्याहू का यह भी कहना है कि इजरायल अभी 7 फ्रंट पर वॉर कर रहा है, जिसमें ईरान का हाथ है, और अगर ऐसे में ईरान परमाणु संपन्न हो जाता है तो इजरायल के लिए खतरा होगा। इसलिए इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हाल ही में हुई फोन कॉल में बहस छिड़ गई, क्योंकि ईरान के साथ चल रही अमेरिका की बातचीत और गाजा युद्ध पर हो रही चर्चा, दोनों को लेकर दोनों देश एक मत नहीं दिख रहे। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में वापसी के बाद से आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। उनकी बात न मानने वाले नेताओं को उनके गुस्से का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो अमेरिकी नेता हो या दुनिया के किसी भी देश के। पिछले हफ्ते दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा के साथ ट्रंप की नोकझोंक हुई। अब उनके इजरायली प्रधानमंत्री के साथ तीखी बहस हुई। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कॉल के दौरान नेतन्याहू से कहा, मैं ईरानियों के साथ एक कूटनीतिक समाधान चाहता हूं। मुझे एक अच्छा सौदा करने की अपनी क्षमता पर विश्वास है। उन्होंने कथित तौर पर इस बात पर भी जोर दिया कि वह एक ऐसे समझौते की तलाश कर रहे हैं जो दोनों पक्षों के हितों की पूर्ति करेगा। लेकिन इजरायल नहीं चाहता कि ईरान के साथ अमेरिका के रिश्ते सामान्य हो, क्योंकि ऐसा होने पर इजरायल पर संकट गहरा सकता है। वही मामले को लेकर चैनल 12 ने बताया कि कॉल का लहजा पहले से अलग प्रतीत होता है। ट्रंप नेतन्याहू से इन दिनों अलग चल रहे हैं। उन्होंने अपने मध्य पूर्व दौरे से भी इजरायल को दूर रखा था। हालांकि चैनल 12 ने बताया कि बातचीत आपसी समझ के नोट पर खत्म हुई। डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति ने स्पष्ट कर दिया कि आज की दुनिया में रुपया ही सबसे बड़ा रिश्ता है। लेकिन क्या यह सोच विश्व शांति और स्थिरता के लिए उचित है? क्या आर्थिक लाभ के चलते कूटनीतिक रिश्तों को नकारना सही रणनीति होगी? ये सवाल आने वाले दिनों में विश्व राजनीति के मुख्य विषय बने रहेंगे। ट्रंप की यह नीति अमेरिका के लिए लाभकारी साबित हो या
और जब देश की सीमाएं खतरे में हो और आसमान से मिसाइलें या ड्रोन हमला करे, तब सिर्फ सैनिकों का हौसला नहीं बल्कि तकनीक भी दुश्मन को जवाब देती है। और हाल ही में भारत पर हुए ड्रोन और मिसाइल हमलों की कोशिशों को भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने नाकाम कर दिया और इसमें सबसे अहम भूमिका निभाई रूस से हासिल की गई अत्याधुनिक मिसाइल प्रणाली S-400 ट्रायम्फ ने। ये रिपोर्ट देखिए। सिस्टम S-500 S-400 से भी अधिक एडवांस और घातक है। बेहतर रेंज, तेज रिएक्शन टाइम और अंतरिक्ष से आने वाले खतरों को भी नष्ट करने की क्षमता से लैस। अगर भारत को आने वाले समय में S-500 की आपूर्ति होती है तो यह देश वायु रक्षा को नई ऊंचाई पर पहुंचा देगा। पाकिस्तान जैसे देशों के लिए यह एक रणनीतिक झटका होगा, क्योंकि S-500 की मौजूदगी से भारत का हवाई कवच लगभग अभेद हो जाएगा। यानी कि मतलब साफ है कि अब भारत की हवाई सुरक्षा और मजबूत होने की दिशा में आगे बढ़ रही है। रूस से मिले अत्याधुनिक S-400 ट्रायम्फ सिस्टम की तैनाती के बाद अब भारत की नजर उससे भी एक कदम आगे की तकनीक पर है। S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम दरअसल रूस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया मास्को यात्रा के दौरान इस नई पीढ़ी की वायु रक्षा प्रणाली के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दोबारा रखा। अगर यह समझौता होता है तो भारत न केवल अपनी सीमाओं को और सुरक्षित कर सकेगा, बल्कि अत्याधुनिक रक्षा तकनीक के निर्माण में भी आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाएगा। हाल ही में भारत पर हमले की कोशिश। 7 मई 2025 की सुबह भारत ने पाकिस्तान और पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के 9 ठिकानों पर सर्जिकल हमले किए। इसके जवाब में पाकिस्तान की ओर से ड्रोन और मिसाइल के जरिए भारत के सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की कोशिश हुई, लेकिन ये हमले S-400 ट्रायम्फ और एकीकृत काउंटर UAS सिस्टम की वजह से सफल नहीं हो पाए। S-400 ट्रायम्फ दुश्मन के लिए सुदर्शन चक्र। S-400 ट्रायम्फ रूस द्वारा विकसित एक मोबाइल सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे साल 2007 में रूस ने पहली बार अपनी सेना में शामिल किया था। यह प्रणाली विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और यहां तक कि बैलिस्टिक मिसाइल जैसे हवाई खतरों को 400 किलोमीटर दूर से पहचान सकती है और उन्हें मार गिरा सकती है। भारत ने इस प्रणाली को सुदर्शन चक्र नाम दिया, जो अपने आप में एक संकेत है कि यह कितनी घातक और बहुस्तरीय सुरक्षा प्रदान करती है। भारत और रूस के बीच हुआ था बड़ा सौदा। भारत ने अक्टूबर 2018 में रूस से 5.43 अरब डॉलर की लागत से 5 S-400 रेजिमेंट खरीदने का समझौता किया था। अब तक 3 रेजिमेंट भारत को मिल चुकी है और 2026 तक आने की उम्मीद है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण इसमें कुछ देरी हुई। पहला स्क्वाड्रन 2021 में भारत पहुंचा था। ये आदमपुर और हलवारा एयरबेस पर तैनात है। एक स्क्वाड्रन में 2 बैटरियां होती है। एक बैटरी में 8 लॉन्चर वाहन यानी TEL, 2 रडार और 1 कमांड पोस्ट होता है। कैसे करता है S-400 काम? यह सिस्टम बेहद तेज और सटीक है। इसे तैनात करने में केवल 5 मिनट लगते हैं। एक साथ यह 300 हवाई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और उनमें से 36 को एक साथ निशाना भी बना सकता है। S-400 4 तरह की मिसाइलें इस्तेमाल करता है। 40N6E 400 किलोमीटर रेंज, 48N6E3 250 किलोमीटर रेंज, 9M96E2 120 किलोमीटर रेंज, 9M96E 40 किलोमीटर रेंज। यानी इन मिसाइलों की मदद से ये सिस्टम अलग अलग दूरी और ऊंचाई से आने वाले खतरों को ढूंढता है और खत्म करता है। क्यों है S-400 इतना जरूरी? दुश्मन के विमान या ड्रोन को पहले ही करता है ट्रैक, अत्यधिक ऊंचाई और लंबी दूरी से भी कर सकता है हमला। इलेक्ट्रॉनिक जामिंग यानी GPS ब्लॉक करना इससे प्रभावित नहीं होता। एक ही समय में कई खतरों से निपट सकता है। किसी भी दिशा से आने वाले हमले को रोक सकता है। भारत ने इस सिस्टम को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाकों में तैनात किया है, जैसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर,
पश्चिम बंगाल में स्थित यह इलाका भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों को जोड़ता है और चीन बांग्लादेश की गतिविधियों के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। साथ ही पंजाब का सीमावर्ती इलाका पाकिस्तान से होने वाले घुसपैठ और आतंकी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए यहाँ तैनाती की गई है। बताते चले कि रूस फिलहाल अपने नए S-500 वायु रक्षा सिस्टम पर काम कर रहा है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2024 में रूस यात्रा के दौरान रूस ने S-500 को भारत के साथ मिलकर बनाने का प्रस्ताव फिर से रखा। अब अगर यह समझौता होता है तो भारत दुनिया की सबसे आधुनिक। फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़।